भाई हम लोगों ने ना कल 3 से, बेटा ध्यान दो इधर, हम लोगों ने कल सेक्शन 3 से 13 तक पूरे पढ़ लिए थे, है ना। और ये 14 से आज शुरू करना है। रिवीजन भी हमने पूरा करा था कल, ठीक है। तो आज सिर्फ 13 रिवाइज कराऊंगा। कल 13 पढ़ाया था आपको, किसका? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। एक बार लेकिन गिनती तो कर लो सारे सेक्शन की, नाम याद हो, नंबर याद होने चाहिए। 3rd फॉर्मेशन, 4th मेमोरेंडम, 5th आर्टिकल, 6th एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, 7th इनकॉर्पोरेशन, 8th सेक्शन 8 कंपनी, 9th इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10th इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, 11 ओमिटेड, 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। ये इसी सीक्वेंस में आप लोगों को 148 तक याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ऊपर वाले ने चाहा तो, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो। 14 सेक्शन 14 मेमोरेंडम आर्टिकल को कैसे ऑल्टर करते हैं। बच्चों सुनो, कल मैंने आपको कहा मेमोरेंडम को कैसे ऑल्टर करते हैं। तो मेमोरेंडम को ऑल्टर करने की बेसिक स्टेप याद रखना। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, हर केस में। चले भले आप नेम क्लोज को ऑल्टर करो, भले आप ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर करो, भले आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज को ऑल्टर करो, या किसी भी क्लोज को ऑल्टर करो, एसआर तो पास करना पड़ेगा। बिना मेंबर की परमिशन से आप उनका मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप नेम चेंज कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अभी किसको डेलीगेट कर रखा है? आरओसी को, याद रखना बराबर, ये वाला आरओसी को है, ठीक है। तो मतलब हमें परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? आरओसी से। और कितनी कमाल की बात है, उनसे परमिशन लेके नाम चेंज करके फिर उन्हीं को फाइल कर देंगे, कर दिया तो उनसे ही तो पूछ के करा था ये, ठीक है। तो क्या था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी ना, तो ये सेक्शन समझ में भी आता था कि परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ली, नाम हमने चेंज करा एसआर पास करके, और नाम चेंज करने के बाद ये बात हमने आरओसी को बताई। अब जब उधर से पावर इधर चली गई है तो इसमें भी तो अमेंडमेंट होना चाहिए था। अब उनसे ही तो पूछ के नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको क्या बताया वापस के कर दिया, ठीक है, उनको तो याद है कर दिया, उनसे पूछ के ही करा है, ठीक है। फिर ठीक है, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ इसमें है जो रिव्यू करते हैं तो फिर समझ आती है कि यार ये रह गई है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया भाई, आरओसी को फाइल करना है हम लोगों को, ठीक है। क्या? नाम चेंज होने के बाद। फिर इसमें मेन बात बताई थी मैंने आपको रजिस्टर ऑफिस की, कि रजिस्टर ऑफिस में जब स्टेट चेंज होगा तभी आपका मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, बाकी केस में मेमोरेंडम ऑल्टर। और जब भी आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। क्या आएगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर एक ये भी बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि जब आप रजिस्टर ऑफिस को ऑल्टर करने के लिए एप्लीकेशन देते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी मांगती है, एक क्रेडिटर की लिस्ट मांगती है, डिबेंचर होल्डर की लिस्ट मांगती है, और दूसरे डॉक्यूमेंट मांगती है। ये सारे डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जाते हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देने के पहले क्रेडिटर की एक मीटिंग बुलाती है। उस मीटिंग में 3-4 चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट सुनिश्चित कर लेती है कि ये ऐसा है ना। क्या सुनिश्चित कर लेती है? पहला कि आपके पास सफिशिएंट फंड है, आपने प्रोविजन बना रखे हैं, सफिशिएंट सिक्योरिटी है, किस लिए? डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को, डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए। लॉजिक क्या बताया था? नहीं तो आप रजिस्टर ऑफिस चेंज करके, नाम चेंज करके, नई जगह पे नए नाम से नई कंपनी खोल के नए लोगों को चूना लगाओगे। तो जिन लोगों को आप ऑलरेडी लगा चुके हो, मतलब जिनको पैसे नहीं दिए हैं, मेक श्योर कि पहले उनको पैसे दे दो, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो अप्रूवल आने का कोई डेट बताया था, 60 दिन में आता है अप्रूवल। कितना दिन में आता है? 60 दिन में। एक ऑब्जेक्ट क्लोज की भी बात करी थी, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर कर रहे हो तो इसमें एक बात बताई थी आपको कि पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो तो सब जगह ही पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस 2 जगह पे दोगे आप, मेंबर को तो दोगे ही दोगे, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में नोटिस दोगे तो मीटिंग होगी। अभी मीटिंग वाला चैप्टर बहुत दूर है, 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये नोटिस तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा, नोटिस कैसे देते हैं, मेंबर को देते हैं, ये बार बार न्यूज़पेपरों का क्या जिक्र आ रहा है, तो मीटिंग में आएगा सब कुछ। मीटिंग के पहले नोटिस देना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे भी लिखी हुई है, वहाँ पे तो एकदम कॉमन है। तो हम लोग मीटिंग के लिए नोटिस देंगे, मेंबर आएंगे। अब मीटिंग के पहले हम लोग को 2 न्यूज़पेपर में भी नोटिस देना है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर, ताकि जिसको इंडिविजुअली मीटिंग का नोटिस ना मिला हो, न्यूज़पेपर पढ़ ले, उसमें उसे पता चल जाए कि मीटिंग है। मीटिंग में आना सबका जरूरी है, इसलिए नोटिस के ऊपर इतना ध्यान दिया गया है, ताकि सब लोग आए। सब लोग आएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, 75% लोग हाँ भर देंगे, तो वो 25% लोग जो ना करेंगे उनका भी ध्यान रखा गया है। उसे मैंने नाम दिया है डिसेंटिंग शेयर होल्डर। क्या नाम दिया है? उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट रूट देना पड़ेगा, मतलब अगर वो अपना पैसा लेकर जाना चाहे तो लेकर जा सकते हैं। इसमें तुम एक लाइन और जोड़ देना, एज पर सेबी गाइडलाइन। अब पैसे देने के लिए सेबी ने कुछ रूल बना रखे हैं, वैसे देना है आपको, तो क्या जोड़ देना है? एज पर सेबी गाइडलाइंस। समझे मेरे प्यारे बच्चों?
ये तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया। अब आते हैं 14 पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कैसे ऑल्टर करते हैं। किसको ऑल्टर करना है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक है, जरा सा है, मेरी तरफ देखो। सारे सेक्शन आप जितने भी बचे सब छोटे छोटे सेक्शन है, एक दिन का लेक्चर हो रही है, मेरी तरफ देखो बच्चों। आर्टिकल में मैंने आपको कोई क्लोज तो पढ़ा ही नहीं थे जो उसको ऑल्टर में कुछ नई चीज़ आए, क्लोज व्लोज थोड़ी थे उसके अंदर, उसमें सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जब उधर आर्टिकल के सेक्शन में ही कुछ नहीं बताया तो उसके ऑल्ट्रेशन में क्या बताऊंगा? जैसे वहाँ बताया होता कि रेगुलेशन 1 है तो उसको ऐसे ऑल्टर करो, रेगुलेशन 2 है, वहाँ तो बोल दिया ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाने हो बनाओ, तो ऑल्टर भी जैसे करने हो करो, बस वही एसआर पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर आप अपने आर्टिकल को ऑल्टर करके कंपनी को ही कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जो कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था वो इसमें दे रखा है कि अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पब्लिक से प्राइवेट में आना चाहते हो, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना चाहते हो, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना, और उसके लिए भी आपको आर्टिकल ऑल्टर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मेमोरेंडम तो दोनों के सेम होंगे, नेम क्लोज होगा, ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, ठीक है, लाइबिलिटी क्लोज में चेंज आ जाएगा बस, लेकिन आर्टिकल में तो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाएगा। पब्लिक कंपनी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, प्राइवेट कंपनी का बिल्कुल अलग होता है, तो आर्टिकल ऑल्टर करने पड़ेंगे आपको जब भी कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन होगा अगर प्राइवेट से पब्लिक में हो रहा है, छोटे से बड़े स्तर पे आ रहे हो, अच्छी बात है, आते ही हैं, लेकिन बड़े से छोटे स्तर पे आ रहे हो तो पब्लिक का स्टेक इन्वॉल्व है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में शेयर्स पब्लिक ने ले रखे थे, और अब आप पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो तो उन लोगों का पैसा दाव पे है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सोच समझ के अप्रूवल देगी, ठीक है, इसलिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा, उनको मेमोरेंडम की कॉपी देनी पड़ेगी, आर्टिकल की कॉपी देनी पड़ेगी, रीजंस देने पड़ेंगे, और इन सबको कंसीडर करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना व्यू बनाएगा कि आपको अप्रूवल देना चाहिए कि नहीं देना। एक बार वहाँ से अप्रूवल आ जाए, आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और कंपनी को ऑल्टर कर दो। समझ गए? पढ़ो, छोटा सा चीज़ है, ऑल्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। अब अ कंपनी में ऑल्टर इट्स आर्टिकल, आपको अगर आर्टिकल ऑल्टर करने हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? और आर्टिकल ऑल्ट्रेशन में कन्वर्जन भी आएगा। अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हो या पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो, वो भी आर्टिकल ऑल्ट्रेशन का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो तो ये बड़ी चीज़ है, तो इट इज़ वैलिड, ये तभी वैलिड होगा अनलेस इट इज़ अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे भी हमें परमिशन 60 दिन में देता था, यहाँ पे भी कितने दिन में देगा? 60 दिन में। वहां पे से मैं क्या कहना चाहता हूं, वहां पे भी 60 दिन था। कहां पे? जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते थे, नेम चेंज करते थे, उधर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल था। तो जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते थे तो वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कितने दिन में अप्रूवल देता था? यहाँ पे भी कितने दिन में देगा? 60 दिन में। बराबर एक एक चीज़ याद रखना, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और फिर से यहाँ किसी को पावर दे दी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ नहीं लिखा हुआ मतलब खुद की बात नहीं, ये रहा, किसको दे दी है? वहाँ भी रीजनल डायरेक्टर को दी थी। अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट लगाओगे, मेमोरेंडम की कॉपी, आर्टिकल की कॉपी, मिनट्स की कॉपी। मिनट्स क्या होती है? जब भी आपकी मीटिंग होती है तो उसको लिखा जाता है मिनट बुक में, तो वो मिनट की कॉपी लगानी पड़ेगी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी कॉपी भी लगानी पड़ेगी। बोर्ड रिजोल्यूशन इस मैटर में है और किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है तो उसकी भी कॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है। की मैनेजरियल पर्सन जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनका डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा कि वो इस कन्वर्जन से खुश है, वो स्वयं ये चाहते हैं कि हाँ कन्वर्जन हो। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि एक एमडी तो चाहता है कन्वर्जन हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बाकी लोग नहीं चाहते। तो बाकी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक ले जाना चाहता है, उसका एम्बिशन है कि पब्लिक कंपनी खोलना, लेकिन बाकियों को लगता है इतना फीसेबल नहीं है पब्लिक में जाना, फॉर्मेलिटी वगैरह ज़्यादा करनी पड़ेगी, अभी अपना लेवल भी उतना नहीं है, तो बाकी लोग मना कर रहे हैं, लेकिन वो एक जना अड़ा हुआ है। तो इसीलिए पहले क्या लेना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल। की मैनेजरियल पर्सन में कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ। कौन आते हैं? सीईओ, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये सब किस में आते हैं? केएमपी में आते हैं, की मैनेजरियल पर्सन। अब ये केएमपी का रेफरेंस बार बार आता रहेगा, बार बार सुनते रहना आप, केएमपी केएमपी केएमपी, याद रखना कौन कौन आते हैं इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ। हाँ, किनको? बेटा मेंबर की समझ कितनी है? जो चला रहे हैं
उनका भी तो मत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते कंपनी को, इंटरनल चीज़ें तो इनको पता है, उनको तो ऊपर से उतना ही बताया गया है जितना उनको उनके लिए ज़रूरी था। तो हो सकता है मेंबर्स ने तो कंसेंट दे दी लेकिन डायरेक्टर्स ने नहीं दी, तो सबका डिक्लेरेशन देना है आपको। और एक बात और बेटा, अच्छा सवाल पूछा है तूने, मेंबर हाँ कर रहे हैं, आप मना कर रहे हो, अब आप किसी भी रीज़न से मना कर रहे हो तो आप ये डिक्लेरेशन फाइल करो ना। अब अल्टीमेट डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि आपको अप्रूवल देगी कि नहीं देगी। आप अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन में क्यों कमी छोड़ रहे हो? आप तो सब कुछ फाइल करो कि देखो ये मेंबर का है, ये हमारा डिक्लेरेशन है, ये है, ये है, अब आपको अप्रूवल देना हो दो, नहीं तो मत दो। तो क्या क्या देना पड़ेगा उन्हें? मेमोरेंडम की कॉपी, आर्टिकल की कॉपी, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, मिनट्स की कॉपी, जो मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स, मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स। मिनट्स का मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीट समरी ऑफ मीटिंग। क्या होता है? शॉर्ट एंड स्वीट समरी ऑफ मीटिंग। स्वीट मत लिख देना बस, ठीक है। फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ मीटिंग, ठीक है। पढ़ेंगे अपन मिनट्स का भी एक सेक्शन है 117। कहाँ पढ़ लिया? अरे वाह यार, ठीक है। तो ये तो हो गई मिनट्स। इन सब की कॉपी आपको किसको देना पड़ेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखने के बाद 60 डेज में अप्रूवल देगा भाई। कितने डेज में? 60 डेज। टिक कर लेना एकदम प्यार से, आगे आ जाओ। हो गए? इसमें टिक करो। अब ऐसे ही अप्रूवल आ जाएगा तो आरओसी को 15 दिन में फाइल करना है। हर जगह 30 होता है, यहाँ 15 है, तो इसको बोल्ड कर लो थोड़ा। एवरी ऑल्टरेशन, आर्टिकल की जो कॉपी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, आपने ऑर्डर कर दिया उसकी कॉपी और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, ये फाइल करना है रजिस्ट्रार को। कितने दिन में? फॉर्म देखो पहले ही चैप्टर में फॉर्म कहाँ तक पहुँच गए हैं? 27 फॉर्म तो आ गए इधर, जाने कौन से, ठीक है। हाँ, एक बच्चा आया था मेरे पास, वो पहले ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा, तो फिर वो लॉ पढ़ने आया, तो उसने कहा सर हमें 1.5 महीने तक तो सारे फॉर्म रटवाए पहले कि ये फॉर्म याद करो, ये फॉर्म इसमें फॉइल होता है, ये फॉर्म। हम भी रट रहे पूरे फॉर्म। तो वो पहले एक अटैम्प्ट दे चुका था, फिर सेकंड में आया था, तो बोला सर एक फॉर्म आया नहीं, एक आध फॉर्म एक नंबर में आया भी हो तो जितने रटे थे याद तो रहे नहीं कौन सा नंबर था। रटे तो बहुत तगड़े थे, 100-150 फॉर्म रट लिए थे पूरे। अब एक फॉर्म आ गया उसके अंदर कोई सा कि ये इसमें कौन सा फॉर्म है, सब मैस हो गया एक नंबर के चक्कर में, ठीक है। इतने पागल बने भी चलते, सोचो, मतलब कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं करते लोग, कॉमन सेंस भी, कि ये अगर इंस्टीट्यूट देख भी देगा एक आध नंबर में तो 100 नंबर के सिलेबस में एक नंबर की चीज़ को इतना टाइम देता होगा, मतलब कि फॉर्म रटने बैठ जाओगे, यहाँ ये फॉर्म साइन होता है, यहाँ ये फॉर्म फाइल होता है, ठीक है। चलो, अब आर्टिकल कॉपी फाइल करनी है हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कॉपी और आर्टिकल के ऑल्ट्रेशन की कॉपी हमें फाइल करनी है आरओसी के पास विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर। आ जाओ आगे बढ़ो, ये 14 खत्म हुआ। मेन बात क्या थी इसमें मुद्दे की? 14 कि पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, प्राइवेट से पब्लिक में अप्रूवल नहीं है, ठीक है। क्या रीज़न होगा इसका? कि बड़े लेवल पे जा रहे हैं तो अप्रूवल नहीं है, अच्छी बात है, हर कोई छोटे से बड़े पे ही जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बड़े से छोटे पे आ रहा है तो सस्पिशियस है। क्या है? दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? अप्रूवल लग रहा है। क्या लग रहा है? 15 बड़ा चुन्नू सा सेक्शन है, मेरी तरफ देखो। 15 जरा सा है, आँख की मिचकार में ख़त्म हो जाएगा। 15 ये कहता है, अर्चिता जितना, ठीक है, कि जो आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर किया है, अब ऑल्टर करने के बाद जब भी आप नई कॉपी इशू करो तो उसमें ये ऑल्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे पहले आपका नाम ये था, अब ये हो गया, मेमोरेंडम ऑल्टर हुआ है। आर्टिकल में पहले ये था, अब ये हो गया। तो जो भी ऑल्ट्रेशन आपने किए हैं वो आपको नेक्स्ट कॉपीज में मेंशन करने हैं। अगर नहीं किया आपने मेंशन और पुरानी कॉपी ही इशू कर दी तो हर कॉपी पे 1000 रुपये का फाइन है। इसमें पेनल्टी याद रखना, हर कॉपी पे। पढ़िएगा ज़रा एकदम प्यार से। 15 क्या कहता है मेरा भाई? 15 कहता है एवरी ऑल्ट्रेशन मेड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में जितने भी ऑल्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी, उसको आपको हर कॉपी में नोट करना है। इफ डिफॉल्ट इज मेड, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो 1000 फॉर एवरी कॉपी,
जो भी कॉपी आप इशू करोगे विदाउट ऑल्ट्रेशन उसका आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास पुराना मेमोरेंडम पड़ा हुआ था, कोई मेमोरेंडम मांगने आया, हमने पुराना ही दे दिया उसको, जबकि वो तो अल्टर हो चुका है, ठीक है। 10 रुपये जेरोक्स के बचाने के चक्कर में कि नया कहाँ प्रिंट करें, पुराना दे दिया उसको, तो 10 रुपये के चक्कर में 1000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी, पुराना नहीं देना। इस पर केस सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, शायद फाउंडेशन में कभी सुनाया हो मैंने आप लोगों को। ये एक होटल है यहाँ पे, अपन छावनी में जाते हैं, एक लेमोर, ठीक है। तो वो शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग वहाँ गए थे, तो सुनाया था मैंने तुम लोगों को, ये किसी एग्जाम्पल में किसी में कुछ बताया हुआ मैंने तुम लोगों को, ठीक है, नहीं बताया था। तो भाई क्या हुआ था उसमें, वो स्टार्टिंग में खुला ही था, हम लोग गए थे। अब हमने कुछ चीज़ें वहाँ पे ऑर्डर करी और खाया पिया, उसके बाद हमारा कुछ बिल आया। तो क्योंकि ऑर्डर सारे मैंने करे थे तो मुझे पता था बिल कितना आना चाहिए, क्योंकि पार्टी में ही दे रहा था, ठीक है। तो उसमें जो बिल आया मुझे सस्पिशियस लगा कि ये बिल इतना नहीं आना चाहिए जिस हिसाब से मैंने ऑर्डर किया है। तो मैंने मुर्तज़ा को बोला, यार ये बिल मेरे को गलत लग रहा है। कहा पागल है क्या तू यार, मैं कहा तो एक बार पूछ तो सही इससे, ठीक है। तो हमने उसको कहा कि यार आप एक बार अपना मेन्यू कार्ड लाना 1 मिनट। तो वो मेन्यू कार्ड लेकर आया, तो उसमें जो मेन्यू कार्ड में रेट लिखी हुई थी बिल में अलग लिखी हुई थी। तो मेरा जो सस्पिशियस था वो बिल्कुल सही था कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है इतने की, ठीक है, मसलन 500 अगर इसमें लिखी हुई है तो यहाँ बिलिंग में 650 है। वो ऐसे 2-3 जगहों पे ऐसी मिस्टेक थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा वाह यार, फिर वो ये कैसे याद रह गया। मैं कहा मेरा वो नंबर बड़ा ज़बरदस्त होता है, नंबर जल्दी याद रह जाता है ठीक है। तो मैंने देख लिया था कि यार ये बिल ये तो नहीं आना चाहिए। एक रफ कैलकुलेशन मेरे दिमाग में, मैथ्स अच्छी नहीं है, नंबर्स अलग चीज़ हो रहा है, मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर में ब्रैकेट स्क्वायर आता है ना एक्स्ट्रा तो अब वो उसको बुलाया हमने, मैंने कहा भाई ये क्या कराया आपने, आप मेन्यू कार्ड में जो रेट दे रहे हो बिल में अलग दे रहे हो। तो उसने मुझे कहा, तो उसने पहले कहा कि सर सॉरी, एक्चुअली हम लोग गए थे न्यू ईयर पे 1 या 2 जनवरी को। तो उसने कहा सर ये दिसंबर वाला है, हमने नया मेन्यू कार्ड बनवाया है, तो उसमें नए में यही रेट है। तो वो नई वाली रेट कंप्यूटर में तो अपडेट हो गई है, लेकिन हमने डेस्क पे पुराने वाले ही रखे हुए हैं। तो बोला अब इसका खामियाजा कौन उठाएगा, आप या मैं। तो बोला ये देख लो सर आप। तो उसने मेरे को कंप्यूटर में दिखाया कि देखो सर नई रेट तो यही वाली है, तो ये पुरानी रेट थी और जनवरी से रेट चेंज हुई है। तो मैंने कहा बेवकूफ़ो जैसी हरकत तुमने कर रखी है, और ये मेन्यू कार्ड तुमने हर टेबल पे लगा रखा है, ऑर्डर देने वाला तो उसी मेन्यू कार्ड से ऑर्डर देगा, और तुमने ये कर रखा है, ठीक है। जो भी था हमने पे कर दिया उसको, बट उसने फिर चेंज किया होगा इसको। लेकिन अगर हम गुड फेथ में दे देते हैं अलग बात है, बट कायदे से देना बनता नहीं था, क्योंकि जो उसने दे रखा है वहाँ पे वही रेट देंगे हम, तो हमने तो उसी हिसाब से ऑर्डर किया, ठीक है। तो ये इस पे से बता रहा हूँ कि आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर कर दिया और अभी भी पुरानी कॉपियाँ दे रहे हो सबको। अब पुरानी कॉपी में आपने किसी को कुछ लिखा हुआ है और नए में चेंज हो गया है, तो उसको कैसे पता चलेगा चेंज हुआ है, नई कॉपी दो उसको। तो इसके लिए भी सेक्शन डाला इन्होंने कि हर चीज़ को, मेमोरेंडम और आर्टिकल को नई कॉपी में अमेंड करो जब भी कॉपी इशू करो, सेक्शन 50। समझे, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। नहीं वो जो बिल में था वो दिया हमने, ठीक है। गलत इसलिए क्योंकि मैं तो नहीं देना चाहता था, ये मेरे साथ दानवीर चंद की औलादे थी ना 2-3, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा छोड़ यार, ठीक है। अबे पूरे सबकी फटी पड़ी है, सीए भी कितना सीए। चलो आगे आओ, 15 के बाद आते हैं अपन 16 पे। अभी 16 को ऑल्ट्रेशन में दे रखा था, मेमोरेंडम में 16 को वहीं घुसेड़ रखा था। इसको बताओ कौन सा था वो, ऑल्ट्रेशन और मेमोरेंडम में ही 16 पढ़ा रखा है इसने। आओ 2.50, ठीक है। मेरी उंगलियों में दर्द हो गया ये इतने स्क्रॉल करवा के, पागल का बच्चा। अगर इसने अगले चैप्टर में भी ऐसे कर रखा होगा, लॉ कैंसल नहीं, लॉ कैंसल नहीं, सेक्शन को सीक्वेंस में पढ़ना कैंसल। जैसा पेपर इस बुक में होगा वैसे ही पढ़ेंगे भी। डन? नहीं, ऐसा ही होगा। राइट, टाइम वेस्ट होता है, बढ़िया वाड़ी वहाँ कोर्स कंप्लीट होगा, खुशी माथे आएगी मेरे। चलो अब सेक्शन 16, खुशी बढ़िया बेटा।
सालों सबसे ज़्यादा खर्चा करता हूँ मैं इस कोचिंग में। अब बताऊँगा तुम्हें मेरा P&L अकाउंट पर्सनल वाला। इसको पता नहीं किसने बता दिया प्रॉफिट 75। अबे 75% सब्जेक्ट है मेरे पास, प्रॉफिट नहीं बाउल है। चलो रिजर्वेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम 16। क्योंकि रेक्टिफिकेशन में नाम चेंज होने की बात हो रही है ना, इसने शायद इसको ऑल्ट्रेशन के साथ डाल दिया है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम मेरी तरफ देखो, सेम जो LLP में पढ़ाया था वही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय इट्स ओन अपने खुद से या किसी के एप्लीकेशन देने पर यह पता चलता है कि इस कंपनी का नाम किसी और कंपनी को रिजेंबल करता है या किसी और कंपनी के आइडेंटिकल है, तो आपको वो नाम चेंज करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर देने के 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। क्या पास करके? अब बच्चों मेरी तरफ देखो, फिर सुनो क्या बोला मैंने, प्लीज प्लीज मेरी तरफ देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक वर्ड याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय इट्स ओन, या तो खुद से या ऑन एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम सम अदर पर्सन, किसी और की एप्लीकेशन मिलने पर ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि योर नेम इज आइडेंटिकल एंड रिजेंबल, आपका नाम आइडेंटिकल है या रिजेंबल करता है टू अनदर कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्ट दैट कंपनी, उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि चेंज योर नेम, आपका नाम चेंज करो विद इन 3 मंथ फ्रॉम मेकिंग ऑर्डर। जब मैंने ऑर्डर दिया उसके 3 महीने के अंदर, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करके? अब 2 मिनट मेरी बात सुनो, यहाँ SR क्यों नहीं है, यहाँ OR क्यों है? बाकी जगहों पे नाम चेंज करते तो OR है, SR है। आज कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है तो SR ही तो है। मेमोरेंडम में अगर अपना नाम चेंज करोगे तो SR है, कल बताया मैंने। आर्टिकल ऑल्टर करोगे SR है, यहाँ OR क्यों है? लॉजिक है इसका भी, जबरदस्त लॉजिक है, सुनना बराबर। अगर मान लो मैंने आप लोगों को ये कहा कि अपना नाम चेंज करो, ठीक है, और आपने मीटिंग बुलाई और 75% लोगों ने मना कर दिया, नहीं बढ़िया तो नाम है। बोला बढ़िया नाम है, पापा ने कहा नाम चेंज करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नाम चेंज करना, क्या बढ़िया नाम है, तो मना कर रहे हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देंगे SR पास ही नहीं हो पा रहा क्योंकि 75% लोग मना कर रहे हैं नाम चेंज करने को। तो बोला आई एम सॉरी, ठीक है, डीपली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक चमाट पड़ेगा ना, ठीक है, नाम चेंज कर, मैंने बोला है। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा लिबरल रखा गया है। यहाँ SR रखते तो दिक्कत हो सकती थी, OR रखा। सर फिर OR भी क्यों रखा? ठीक है, क्योंकि जब आप नाम चेंज कर रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो करोगे ना, और 2 ही तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, या तो OR या SR। आप ऐसे नाम चेंज कर लोगे, ठीक है, आज से मेरा नाम कांतिलाल, ठीक है, और ऐसा आपने किस में लिखा? बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा? नहीं। कहीं पे लिखा? नहीं, बस मेरा नाम कांतिलाल, ठीक है। तो एक पर्सन का भी नाम चेंज होता है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है एक पर्सन का, ये तो कंपनी है, कंपनी का नाम ऐसे ही चेंज हो जाएगा, तो OR तो रखता है यहाँ पे। OR होगा तो आज से 5 साल बाद कोई इशू आया कि नाम क्यों चेंज हुआ था, तो कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे नाम चेंज हुआ था, कुछ होना तो चाहिए ना, इसलिए OR रखा है। लेकिन ऐसा रखते तो ये कंप्लाइंस और मुश्किल हो जाता, और ये कंप्लाइंस हमें मुश्किल नहीं रखना था, इजी रखना था, क्योंकि आपका OR भी पास हो या ना हो, चेंज तो करना ही पड़ेगा। जो 50% लोग हैं उन्हें मनाना पड़ेगा, क्योंकि पापा ने कहा है। किसने कहा है? पापा ने कहा है। कौन पापा? बढ़ू आगे बढ़ू, ये हो गया 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। लर्न हो गया ये। अब ये देखो वर्ड टू वर्ड यही चीज लिखी हुई है, बराबर से देखना। वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे दी अभी किसको? मरा रीजनल डायरेक्टर ही लिख देना, पागल खाए जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने अभी पावर किसको दे दी है? रीजनल डायरेक्टर को। उसको ये लगता है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, मतलब रीजनल डायरेक्टर को ये लगता है क्या कि कंपनी का नाम क्या है, या फिर किसी को। अब ये या तो उसे खुद से लगता है ऑन इट्स ओन, खुद से तो इनको कुछ लगेगा नहीं, या फिर किसी के एप्लीकेशन देने पे लगता है। खुद से लगेगा इनको, हाँ, रीजनल डायरेक्टर को बैठे बैठे नाम सपना आएगा, ठीक है, इसका नाम उसको रिजेंबल कर रहा है, ऐसा सपना आएगा उसको, फिर वो नोटिस भेजेगा। ये ऑन इट्स ओन वाली बात तो बकवास है, खुद से तो कुछ लगेगा ही नहीं, एप्लीकेशन आने पे ही होगा ये सब। कोई एप्लीकेशन करेगा, ठीक है, कोई एप्लीकेशन करेगा तो फिर वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट करेगा कंपनी को। कौन? सीजी डायरेक्ट करेगा किसको? कंपनी को, कि तू तेरा नाम और कितने टाइम में कर? 3 महीने में। क्या पास करके कर? लर्न हो जाएगा बच्चों आपको। और एक बार आपका नाम चेंज होगा तो इसका किसको फाइल करना है? ROC को। किसको? रजिस्ट्रार को। कितने दिन में?
यहाँ भी 15 है, जहाँ 15 है वहाँ याद रखना है 30 तो है ही, ठीक है 30 तो जनरल है। यहाँ भी कितना है 15, तो आपने अपना नाम चेंज किया है, ये किसको फाइल करना है आरओसी को, कितने दिन में, और उसको ये भी बताना है आरओसी को कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नाम चेंज किया है हमने अपनी मर्जी से, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर भी चिपका देना। कहाँ मरा होगा यहाँ पे, कहाँ है, अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सीजी, सीजी का ऑर्डर भी चिपका देना। क्या दिक्कत, चिपका देना। और आपको मैंने एलएलपी में पढ़ाया था ना कि वो जब एप्लीकेशन देगा तो उसके लिए 3 साल है, यहाँ पे वही 3 साल है। मतलब आप जब एप्लीकेशन दोगे सीजी को कि हमारा नाम रिजेंबल कर रहा है, इसके लिए आपको पास कितना टाइम है, 3 साल में आप जागे नहीं तो खत्म है। पढ़ो, कहाँ है 3 साल वाली बात, कहाँ मरी, कहाँ है नोट, ये रहा। हाँ, एप्लीकेशन विल मेड विद इन 3 years, आपको 3 साल के अंदर अंदर करना है। मतलब आज मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको 4 साल हो गए, और अब आप कह रहे हो मैं मेरा नाम चेंज करूँ, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो आपको जो एप्लीकेशन देनी हो कितने टाइम में देनी है, 3 साल में। समझ गए। इसका एक तोड़ बताता हूँ मैं आपको। 3 साल तो उसके पास है ना एप्लीकेशन देने को, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तो कभी भी ऑर्डर दे सकता है, तो वो क्या करे, अब उसे 5 साल बाद पता चला कि कोई मेरा नाम यूज़ कर रहा है। जैसा मेरा नाम है मैप, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मैप, और मैं कभी गया वहाँ पे घूमने, ठीक है जयपुर, और मुझे पता चला यहाँ पे एक मैप लिमिटेड भी है, और मैंने देखा ये कब से है, तो बोला ये तो 5 साल से, जबकि मेरी मैप तो 7 साल से है। तो उसने मेरा कंपनी का नाम चोरी कर रखा है, और मेरा तो ट्रेडमार्क भी हो रखा है, फिर भी वो कंपनी को नाम मिल गया जैसे भी मिला। अब मैं उसको एप्लीकेशन दूंगा तो उसको तो 5 साल हो चुके हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूँगा, एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूँगा कि आप उसको बोलो वो नाम चेंज करें, कोई भी अप्रोच लगाकर कुछ भी करके, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जब एप्लीकेशन देती है ऑन इट्स ऑन, तो उसके लिए फिर कोई टाइम लिमिट या डेडलाइन नहीं है, तो वो सीओ मोटो तो दे ही सकती है। तो मैं उसको बोलूँगा आप बोलो इसको नाम चेंज करें, ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन दूँ, इसके लिए मेरे पास 3 ही साल थे, वो लैप्स हो चुके हैं। आप डायरेक्ट बोल सकते हो उसको, तो वो डायरेक्ट बोल दे, ठीक है। लेकिन वही है कि ये सब चीज़ें आपको रीजनल डायरेक्टर को बोलनी पड़े, सब करनी पड़े, ठीक है। आज की तारीख में ये सब इतना होता नहीं होगा झोल झाल, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। वो मैंने तुम्हें कहा ही था कि जब एक जैसा नाम होता है तो वो लाल कलर का एरर आ जाता है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या आ जाता है, ऐसा मुश्किल है कि आपको किसी और का आइडेंटिकल नाम मिले, लेकिन रिजेंबल करता हुआ मिल सकता है, क्योंकि रिजेंबल में कंप्यूटर कैसे पकड़ेगा, रिजेंबल में तो आप पकड़ोगे। जैसे मैंने रिलायंस लिखा है और उसने रिलायंस में से ए हटा दिया है, तो कंप्यूटर उसे थोड़ी पकड़ेगा, कंप्यूटर के लिए तो वो नया ही नाम है। समझ गए बच्चों। पेनल्टी आप पे छोड़ रखी है मैंने, कितनी पेनल्टी, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लाई नहीं किया तो 1000 एवरी डे, कितनी है, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पर 5000 की पेनल्टी है, जो बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे कितनी है 5000, जो मैक्सिमम कितनी कर दी गई है 1 लाख, ठीक है बच्चों। मिनिमम 5000, मैक्सिमम। कितने सेक्शन पढ़ा दिए मैंने तुम्हें, 13, अरे 13 तो कल ही पढ़ा दिया था ऑल्ट्रेशन, आज पढ़ा 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, फिर पढ़ा 15 कॉपीज, और फिर पढ़ा 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, 17 ढूंढो कहीं हो तो, मेरे को भी नहीं मिल रहा 17, शायद ओमिट तो नहीं कर दिया इन्होंने। अब लास्ट के 4 सेक्शन बचते हैं, 17 आपके कोर्स में नहीं है, तो 18 से अपन लोग कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, कल लास्ट लेक्चर रहेगा इसका। लाओ